सभी भैयाओं को प्रणाम। आज हम हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड का पाठ 13 सुमित्रा नंदन पंत की कविता ग्रामश्री का अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय जो है सभी भी अपनी पाठ्य पुस्तक में यहाँ से। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में सन 1900 में हुआ। उनकी शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। आज़ादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। छायावादी कविता के प्रमुख स्तंभ रहे सुमित्रा नंदन पंत का काव्य क्षितिज 1916 से 1977 तक फैला है। सन 1977 में उनका देहावसान हो गया है। ठीक है, यहाँ तक हम बात करें तो इनमें इनका जो जन्म और जन्म स्थान, शिक्षा, ठीक है, इस प्रकार से जो है इनका है कि सुमित्रा नंदन पंत जो है प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं, है ना। हम ऐसा भी नोट कर सकते हैं कि प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तरांचल के, ठीक है, अल्मोड़ा जिले में कौसानी ग्राम में सन 1900 में हुआ। ठीक है, इनका जो मूल नाम है वह है गुसाई दत्त था। इसको नोट कर सकते हैं, मूल नाम गुसाई दत्त था। वाराणसी और इलाहाबाद, ठीक है, बनारस कहाँ पर है? वाराणसी। तो इनकी जो शिक्षा है वह वाराणसी, बनारस और इलाहाबाद में इनकी शिक्षा प्राप्त हुई, इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, इसके बाद में जो है ये शिक्षा प्राप्त करते समय जो है ये स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ गए। किनके साथ? महात्मा गांधी जी के साथ। और उस समय इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। ठीक है, इसके बाद में आगे चले अपन जो हैं, वे अपनी जीवन दृष्टि के विभिन्न चरणों में छायावाद, प्रगतिवाद एवं अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए। वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, पल्लव, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा आदि उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। ये इनकी जो है इनके द्वारा रचित काव्य कृतियाँ रही है। उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये इस प्रकार से इनको जो है पुरस्कार मिले हैं अपनी काव्य कृतियों के आधार पर। पंत की कविता में प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों की पहचान है। ठीक है, उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को एक नवीन अभिव्यंजना पद्धति एवं काव्य भाषा से समृद्ध किया है। भावों की अभिव्यक्ति के लिए सटीक शब्दों के चयन के कारण उन्हें शब्द शिल्पी कवि कहा जाता है। यानी हम यूँ कहा जाए कि इन्होंने जो है कवि ने इन्होंने पद्य और गद्य दोनों विधाओं में अपनी लेखनी चलाई। ठीक है, और इनका जो है काव्य संग्रह, नाटक, उपन्यास एवं कहानियाँ प्रकाशित हैं। ठीक है, और इनके आधार पर ही जो है इन्होंने अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, इनका निधन जो है इनका निधन 1977 में हुआ है, देहावसान यानी मृत्यु। ठीक है, तो इनका जो निधन है वह सन 1977 में हुआ है। तो ये रहा इनका जीवन परिचय। इसके बाद में जो है हमारी जो कविता आती है ग्रामश्री। तो ग्रामश्री जो कविता है इसमें यदि हम पाठ परिचय की बात करें तो पाठ परिचय में जो है देखिए आप अपनी इसमें
ग्रामश्री कविता में पंत ने गांव की प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि का मनोहारी वर्णन किया है। इन्होंने जो है इनके द्वारा जो कविता जो यहाँ पर ग्रामश्री है, तो इस कविता में इन्होंने जो गांव की प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि का मनोहारी वर्णन किया है। ठीक है, वहाँ की जो सुंदरता का इन्होंने वर्णन किया है। खेतों में दूर तक फैली लहलहाती फसलें, फल फूल से लदी पेड़ों की डालियाँ और गंगा की सुंदर रेती कवि को रोमांचित करती हैं। उसी रोमांच की अभिव्यक्ति है ये कविता। ठीक है, यानी इनको जो है वो वहाँ की जो ग्राम्य जो प्रकृति है वो इनको अपनी ओर आकर्षित करती हैं। ठीक है, वहाँ का जो मनोरम दृश्य, तो उसको जो है उसको अभिव्यक्त करने के लिए इन्होंने एक कविता रची है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सीधे अपने कविता पर आ जाइए। ग्रामश्री कविता। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिसमें रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे ये तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल नील फलक। ठीक है, रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकणियाएँ शोभा साली, उड़ती भीनी तेलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, लोहरित धरा से झाँक रही नीलम की कली तीसी नीली। ठीक है, आगे और जो है कविता का अंश, रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखिया मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी छिमियाँ छिपाई बीज लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृत्तों से वृंतों पर। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली, माँ के कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी, पक गई सुनहले मधुर बेर, अवली के तरु की डाल जड़ी, लह पालक महमा धनिया, लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। ठीक है, इसके आगे जो है, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती, अंगुली की कंगी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई, तिरछे जल में सुरखा पुलिन पर मगरोठी रहती सोई, हंस मुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निसी की, तारक स्वप्नों में से खोए, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नव आच्छादन, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत निशोभा से हरता जन्मन। ठीक है, ये हमारी जो है कविता है, कविता का हमने वाचन किया। इसके बाद में प्रत्येक जो पद हैं ये यहाँ पर देखिए। पहला, फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। ठीक है, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल नील फलक। ठीक है, प्रत्येक हम जो है कि हम व्याख्या करेंगे। इसमें जो है कुछ शब्दार्थ जो है आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पर जो है, फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, ठीक है, जिसमें लिपटी जिसमें रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। यहाँ पर जो है उजली का अर्थ होता है चमकदार। ठीक है, और जो है हरित, ठीक है, ये है हिल हरित का अर्थ होता है हरा, और रुधिर यानी खून, श्यामल यानी श्यामल भू यानी हरी भरी धरती, चीर निर्मल जो है वो क्या है, एकदम स्वच्छ है, फलक
फलक क्या है? नीला। फलक का अर्थ है नीला विस्तार। जो आकाश का जो नीला विस्तार है वह फलक है। ठीक है। तो प्रस्तुत कविता में जो है कवि गांव की जो प्राकृतिक सुषमा है एवं समृद्धि है उसका मनोहारी वर्णन कर रहा है। ठीक है। तो सुमित्रा नंदन जो है कवि गांव की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि जो है वो कहते हैं कि गांव के खेतों में दूर दूर तक मखमल की तरह कोमल हरियाली फैली हुई है। ठीक है, यहाँ है ना, फैली खेतों में दूर दूर तक मखमल की कोमल हरियाली, यानी मखमल की तरह कोमल हरियाली फैली हुई है। उस हरियाली पर जो है सूर्य की किरणें लिपटी जिससे रवि की किरणें, रवि यानी सूर्य। ठीक है। और उस हरियाली पर सूर्य की किरणें चांदी की सी जाली को, चांदी के समान उजली जाली, चांदी की जाली की तरह उज्जवल एवं चमकीली शोभायमान हो रही हैं। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। ठीक है, आगे देखो, हरी हरी घास और तिनकों पर किरणें पड़ने से, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। हरी हरी घास और तिनकों पर किरणें पड़ने से, किसकी किरणें? सूर्य की। सूर्य की किरणें पड़ने से उनकी पत्तियां ऐसी चमक रही हैं मानो उनमें जो है हरा रुधिर, ठीक है, मानो उसमें हरे रंग का खून बहता हुआ झलक रहा हो। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल नील फलक। और आगे देखिए कि हरियाली से शोभायमान धरती पर, ठीक है, श्यामल भू है ना, हरी भरी धरती पर नीला स्वच्छ आकाश, नभ का चीर निर्मल नील फलक, नभ का है ना आकाश का, आकाश का एक जो पट है, फलक है, फलक की तरह झुका हुआ है। आकाश जो है एक फलक की तरह झुका हुआ है। कहाँ पर? श्यामल भूतल पर, यानी हरी भरी धरती पर, हरियाली पर जो है नीला आकाश ऐसा लग रहा है जैसे वह एक फलक की तरह इस धरती पर झुका हुआ है। यानी इस कविता में जो है कवि का आशय ये है कि गांव का प्राकृतिक परिवेश अति मनोरम एवं समृद्ध है, ऐसा कवि का मानना है। आगे चलें। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली। जौ और गेहूं ये दो तरह की फसलें हैं। ठीक है। अरहर सनई की सोने की किंकणियाँ हैं शोभाशाली, उड़ती भीनी तेलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, लोहरी धरा से झांक रही, नीलम की कली तीसी नीली। अब जो है इसके एक शब्दार्थ देख लीजिए। रोमांचित, रोमांचित का अर्थ होता है अति प्रसन्न, वसुधा का अर्थ होता है धरती, और बाली, बाली यानी फसलों की बालियां। अब कौन कौन सी में बालियां यहाँ पर बताइए ना। जौ और गेहूं दो तरह की जो फसल है उसमें बालियां आ गई हैं। सनई, सनई क्या है? एक पौधा है, सण का पौधा, जिसको बोलते हैं सण का पौधा। किंकणियां, किंकणियां है करधनी, और तेलाक्त तेल किसी। भीनी यानी हल्की, भीनी यानी हल्की, ठीक है, और धरा यानी पृथ्वी। तीसी यानी नीले फूलों वाला। तीसी का अर्थ क्या आता है? नीली, नीले जो फूल वो फूल वाले जो पौधे हैं उनको, नीले फूल वाला पौधा, जिसको हम जो है वो कौन सा पौधा होता है? अलसी का पौधा। ठीक है। तो ये तो रहे शब्दार्थ। अब यहाँ पर जो है इसका जो है इसकी व्याख्या देख लीजिए। कवि गांव की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि जौ और गेहूं में बालियां आ गई हैं। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली। कवि कहता है कि जौ और गेहूं में बालियां आ गई हैं, इन बालियों पर तीखे
नोक होते हैं, बालियों में क्या होते हैं, तीखे तीखे, उस पर नोक हो जाते हैं, तो बालियां होती है। उन्हें देखकर कवि कल्पना करता है कि इससे मानव धरती को कैसे हो गए, रोमांचित हो गई है। धरती पूरी जो है वसुधा, धरती ऐसी लग रही है जैसे रोमांचित हो गई हो। अरहर सने की सोने की किंकणियां हैं शोभाशाली, और जो है खेतों में अरहर और सनई की जो है फलियां पककर सोने के समान पीली हो गई हैं, सोने के समान वह पीली हो गई है, और उनकी फलियां जो हैं करधनियों की भांति बजने लगी हैं। ठीक है, करधनी की तरह जो है बजने लगी है। खेतों में चारों ओर जो है, अब आगे, उड़ती भीनी तेलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली। खेतों में चारों ओर सरसों पीले पीले फूलों से लद गई हैं, जिसकी भीनी तेलाक्त गंध, तेल से युक्त गंध जो है उस वातावरण में फैल रही हैं। ठीक है, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली, और ये लो, ये तो हरी भरी जो धरती है उसके, उस धरती की सुंदरता निहारने के लिए अलसी के जो नीले फूल भी झांकने लगे हैं। उस सुंदरता को देखने के लिए, निहारने के लिए या देखने के लिए जो अलसी के नीले फूल हैं वो भी झांकने लगे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है, और वे नीलम की कलियां जैसे प्रतीत हो रही हैं। ठीक है, आगे जो है अगली कविता है, अपनी कविता का जो अगला भाग है वह है, रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियां सी लटकी, छिमियां छिपाए बीज लड़ी, फिरती हैं रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। इसके जो है शब्दार्थ देख लीजिए एक बार। सखियां मटर, ठीक है, तो सखियां मटर क्या है, विशिष्ट प्रकार की एक मटर है, और मटर जो है सखियां ने वो एक दूसरे जो है वहाँ पर रिलमिल घुल मिल करके, रिलमिल का अर्थ है घुल मिल करके, और मटर का जो पौधा है वह घुल मिल करके, एक दूसरे से घुल मिल करके उगा हुआ है। छिमिया सेम की फली, और वृंत यानी पौधों के डंठल। तो यहाँ पर जो है कवि ग्राम्य प्रकृति का वर्णन करते हुए कहता है कि खेतों में जो है अनेक तरह के रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। आए ना यहाँ पर कि रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी। कवि कहता है कि खेतों में अनेक तरह के रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, उन्हीं के मध्य जो है, मध्य में खड़े मटर के पौधे मानो हंस रहे हैं, हंस रही है ना, आए ना। तो खेतों में अनेक तरह के रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, उन्हीं के मध्य में खड़े मटर के पौधे मानो हंस रहे हैं। ठीक है, और जो है कोई सखी सजी धजी सखियों को देखकर प्रसन्नता से हंस रही हो, ऐसा लग रहा है। मखमली पेटियों सी लटकी छिपाए छिपाए बीज लड़ी, और देखिए आगे वो जो है सेम की फलियां जो है मखमली पेटियों सी लटकी छिमियां छिपाए बीज लड़ी। सेम की फलियां जो है वो गुच्छे मखमल की पेटियों के समान लटकी हुई हैं, और उनके अंदर रंग बिरंगे बीजों की लड़ियां चमक रही हैं। फिरती है रंग रंग की तितलियां रंग रंग के फूलों पर। आगे जो है कवि बताना चाहता है कि खेतों में रंग बिरंगे फूलों के समान ही रंगीन तितलियां उन पर मंडरा रही हैं। फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृत्तों से वृत्तों पर, और जो है उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो तितलियां नहीं बल्कि फूल ही एक वृंत से, यानी एक
जो पौधों के जो डंठल हैं वो एक दूसरे पर उड़ कर जा रहे हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ठीक है, अब आज की जो है क्लास यहाँ तक ही, और कल जो है दूसरा भाग कल पढ़ेंगे। तो सभी भैया जो हैं एक बार एक तो कवि सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय वो लिख करके याद करेंगे। साथ ही जो कविता के जो पद हमने पढ़े हैं इन 3 पद की जो है शब्दार्थ और अर्थ सहित व्याख्या लिख करके याद करेंगे। ठीक है, ओके।